उसी से रिलेटेड चीज हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट को ओम ने किया। इस एक्सपेरिमेंट में कहानी बहुत सिंपल था कि एक रेसिस्टर है या कोई वायर है यानी कि बल्ब वगैरह जिससे करंट फ्लो करता है। हाँ, जस्मिता क्लास में और एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज भी है। थी तो क्लास स्टार्ट में तो थी, अभी जस्ट हम क्लास अभी नहीं दिख रही। उसको कहिए फिर से करने के लिए, निकल गई है। जस्मिता थी क्लास में, उसको समझ में आया नहीं होगा। यहाँ पे बैटरी है, इसका रेसिस्टर है R, वोल्टेज है V और इसको आप किसी वायर से जब आप बैटरी को जोड़ देते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें करंट फ्लो करता है और ये जो करंट है, ये करंट का मान बैटरी के वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा करंट रहेगा। ये ओम का एक्सपेरिमेंट था। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए एक बैटरी है जो कि 3 वोल्ट का है, उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जाता है। यदि बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट करती है तो उसमें करंट जो जाएगा वो डबल हो जाएगा। इसको आप 9 वोल्ट कर दिए तो करंट जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा। So voltage is proportional to current, and in such situation, voltage is equal to current I into resistor R. That's all. This is your Ohm's law. बोलिए, कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्लियर कर दें सारा चीज, स्क्रीनशॉट लिए। यस सर। ओके, यही है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। आप इसको जो है सो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। It states that current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference across two ends. कितना करंट जाएगा वो वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगा। V is proportional to current I and V is equal to R into I, where R is proportionality constant and it is nothing but resistance of the wire। और रेसिस्टेंस किस पे निर्भर करता है? तो तार के नेचर के ऊपर और ज्योमेट्री के ऊपर। स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ठीक, हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, इसका क्या मतलब है? इसको एक उदाहरण से समझाइए हमको। सर जैसे कॉपर ज्यादा कंडक्टिंग है राइट, और वी हैव एग्जांपल ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर। ये अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग कंडक्टर हैं, तो इनका नेचर अलग अलग है, इनकी आंतरिक बनावट अलग अलग है, इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स का आपस में रीअरेंजमेंट अलग अलग है। क्योंकि इन सबों का रीअरेंजमेंट अलग अलग है, वैसे सिचुएशन में कहीं इनका नेचर अलग अलग है और यदि नेचर अलग अलग होगा तो वायर का रेसिस्टेंस R का वैल्यू अलग अलग होगा। ये चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नेचर। एंड व्हाट इज नेक्स्ट श्रुति? ज्योमेट्री मतलब
सर जैसे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कॉपर का 2 वायर लिए, एक का कम है और एक का ज्यादा है, तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। एग्जैक्टली एक वायर मोटा है, छोटा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, और एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो वैसे सिचुएशन में जो आपका रेसिस्टेंस का मान है वो अलग अलग हो जाए, एरिया A1 A2, सो वायर का रेसिस्टेंस का मान अलग। ज्योमेट्री में एक और फैक्टर है, क्या है ज्योमेट्री में एक और फैक्टर अपार्ट फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि लेंथ का मान आप चेंज कर दोगे तो वायर का रेसिस्टेंस का मान अलग अलग हो जाएगा। तो समहाउ नेचर से संबंधित एक टर्म था रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो आप पढ़े जरा बताइए, क्या था फॉर्मूला? रो एल बाय R is equal to rho L by E. What is rho? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। Resistivity. L is length and A is area of cross section. So rho resistivity depends on nature. अब नेचर में मटेरियल होता है, और नेचर में एक चीज और हम लोग 12 में सीखे, नेचर में कहीं ना कहीं रूल रहता है टेम्परेचर। ये चीज देखेंगे, टेम्परेचर पे वृद्धि होने से रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है और रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। एंड ज्योमेट्री मीन्स लेंथ, लंबाई में परिवर्तन होने से रेसिस्टेंस का मान चेंज होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मान चेंज होने से रेसिस्टेंस का मान चेंज होता है। बोलिए, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सब क्लियर करेंगे। ओके सर। चलिए, एकदम साफ। We define resistance by same formula, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। क्या लिखे थे? सर ओम्स लॉ बता दिए हैं क्या? कुछ नहीं किया अभी, जस्ट आई शुरू किया, डोंट वरी, फिर से कर रहे हैं। तो अभी अभी हम लोग लिखे कि वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R, इसलिए रेसिस्टेंस इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई रेसिस्टर वायर है और इसको आप V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए और इससे करंट I फ्लो करता है, तो रेसिस्टेंस जो इस वायर का होगा वो डिफाइन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल, यानी कि वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी डिवाइडेड बाय करंट पासिंग थ्रू बैटरी। एकदम सिंपल है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, इसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस, कंडक्टर मतलब कोई भी तार जिससे करंट फ्लो कर सकता है, इसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, सॉरी, इट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। सो R इज इक्वल टू V बाय I। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डोंट वरी आयुष, कुछ नहीं हुआ अभी, फिर से होते रहेगा, अभी तो बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट हुआ? यस सर। ठीक,
Then we have got next topic, unit of resistance. क्या होता है unit of resistance? ओम ओम से ओम, it's very simple. ओम रेसिस्टेंस का परिभाषा में क्या लिखे थे? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एकदम सही बात। तो रेसिस्टेंस तो वोल्टेज बाय करंट ही है ना, तो ओम को लिखेंगे वोल्टेज वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो 1 ओम कैन आल्सो बी रिटन एज ओम डिवाइडेड बाय एम्पियर, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। ये हो गया ओम का वैल्यू, एकदम सिंपल है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट हुआ? यस सर। यस सर। ठीक, चलो भैया फिर से हम लोग आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं? वही, कई बच्चे लेट से ज्वाइन किए, सर ओम्स लॉ पढ़ाई हो गया शुरू क्या? हाँ भैया कुछ नहीं हुआ है, ओम्स लॉ अभी शुरू क्या करना, और ओम्स लॉ में विशेष कुछ है भी नहीं, आप चिंता मत, सवाल बना लीजिएगा, नोट्स मिल चुका है आप लोगों को ओम्स लॉ पे, होमवर्क उस पे बनाइएगा, आपको लगेगा कूल है ओम्स लॉ, कुछ है नहीं, सो नथिंग टू वरी। हाँ आते हैं, तो हम लोग को चर्चा करना है कि ओम्स लॉ क्या था। ओम ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में कुछ बातें उन्होंने कही, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको हम दिखाना चाहिए। चलिए देख ही लेते हैं डायरेक्ट ग्राफ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक राउंड तो पढ़ाई हो ही चुका है ओम्स लॉ का। कहता है कि ओम ने एक ग्राफ ड्रॉ किया। किस चीज का ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया? उन्होंने ड्रॉ किया एक उन्होंने सर्किट डेवलप किया, और वो सर्किट कुछ इस तरह से है। सो एक रेसिस्टर था, एक बल्ब था, एक हीटर था, ऐसा कोई चीज था, एक रेसिस्टर था, और इसको उन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया, और यहां पे एक आमीटर लगा दिया। जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। आमीटर लगाने से क्या हुआ कि उनको पता चलने लगा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। सो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी से करंट आई फ्लो करेगा, और वो करंट इस रेसिस्टर आर से पास करेगा, और जितना करंट पास होगा वो आमीटर में दिख रहा है ऐसे ही। अब देखिए उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसके किसके बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया? यानी ग्राफ ड्रॉ किया वोल्टेज और करंट के बीच। तो वो क्या देखे कि हम वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे, उनके हाथ में यही था कि हम वोल्टेज का मान बढ़ाए। कैसे भैया? कभी 1.5 वोल्ट का बैटरी, कभी 3 वोल्ट का बैटरी, कभी 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट का बैटरी, कभी 6 वोल्ट का बैटरी, कभी 9 वोल्ट का 7.5 वोल्ट का बैटरी, कभी 9 वोल्ट का बैटरी। तो अलग अलग वोल्ट का बैटरी को वो कनेक्ट करते थे। कहाँ? ये रेसिस्टर है। रेसिस्टर के बैटरी का वोल्टेज को वो चेंज करते थे, V को चेंज करते थे, और जब वो वोल्टेज को चेंज करते थे तो वोल्टेज को चेंज करने पे इसमें करंट भी चेंज हुआ। ओम वोल्टेज चेंज करते थे, करंट चेंज हुआ, सर्किट में करंट चेंज हुआ। तो भाई वो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए, टेबल बनाए, वोल्टेज डबल, 3 गुना 4 गुना। तो देखिए अरे तेरी, जब वोल्टेज को भी इतना था तो उस सिचुएशन में करंट भी इतना था। वोल्टेज मान लीजिए 3 वोल्ट था तो करंट जो है 3 एम्पियर था। वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया तो आपका करंट भी वो पाए कि 6 एम्पियर हो गया। वोल्टेज 9 वोल्ट हो गया तो देखिए कि करंट भी 9 एम्पियर हो गया। तो वो क्या देखे कि एकदम वोल्टेज जो था और करंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
वोल्टेज जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट, एकदम डबल तो डबल, 3 गुना तो 3 गुना। तो ओम ने कहा कि वैसे सब्सटेंस जो इस ग्राफ का अनुसरण करते हैं, कौन सा ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन का, जब उस ग्राफ का अनुसरण करते हैं तो ऐसे मटेरियल ओमिक मटेरियल कहलाते हैं, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन करते हैं। इनफैक्ट ओम को सब मटेरियल ऐसे ही मिला। लेटर स्टेट में जब डायोड का खोज हुआ, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8 में, लेकिन ठीक है चलो यूनिट 8 9 के बारे में बात अभी नहीं करते हैं। तो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज 9, थोड़ा बहुत 8 में भी चर्चा करते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे कई मटेरियल हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। बट एनीवे, जो ओम के नियम का पालन शुरू से करते आ रहे थे, ओम ने तो सबको देखा था कि पालन कर रहे थे, दो चार तो जो नहीं कर रहे थे उसको बाद में लोगों ने कहा नॉन ओमिक मटेरियल। तो हमारे सामने में जो सिनेरियो दिखाया है वो है ग्राफ इन वोल्टेज एंड करंट। और जब वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए और वो ग्राफ हमको यदि स्ट्रेट लाइन मिला तो उसको हमने कहा लीनियर वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक। और वैसे मटेरियल जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ये है ओम का नियम, या वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये है ओम का नियम। एकदम बेसिक नियम है, जैसे हम लोग 11 में पढ़ते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन बड़ा यूजफुल था। वैसे ही V इज इक्वल टू आई इंटू आर ओम का नियम है, बहुत यूजफुल है, बहुत सवाल, बहुत कॉन्सेप्ट में चलेगा ये महीना 1.5 महीना तक इसका यूज हम लोग करते रहेंगे अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम के नियम का पालन जो मटेरियल करते हैं, जिनका ग्राफ वोल्टेज और करंट का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, उसको हम लोग ओम के नियम का पालन करने वाला मटेरियल पाते हैं, उसको हम लोग ओमिक मटेरियल कहते हैं। एंड एग्जांपल ऑफ ओमिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, यानी कि आपसे पूछेगा भैया किसको कहेंगे ओमिक मटेरियल, तो कॉपर का वायर, जी हाँ ये है आपका ओमिक मटेरियल। फिर कोई कहेगा एल्युमिनियम का वायर, कहेंगे जी हाँ ये भी है ओमिक मटेरियल। कोई कहेगा लोहा का तार है, कहेंगे हाँ हाँ ये भी है ओमिक मटेरियल। कोई कहेगा कि जो है सो मेरे पास जो है सो सिल्वर का वायर है, चांदी का वायर है, जी हाँ ये भी है आपका ओमिक मटेरियल। तो ये सबों के बीच में जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और उसको हम लोग ओमिक मटेरियल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं सारा? एक बार फिर से लीजिए। राजकिशोर, हाँ सर। जस्मिता कहाँ कनेक्ट है अभी? नहीं कनेक्ट होगा सर, वो नहीं, वो कनेक्टेड थी। हम 6:45 में ही लिंक अटैच किए थे। शी वॉज फर्स्ट गर्ल, सबसे पहले जस्मिता और क्या कहते हैं दो बच्ची, एक बच्ची और थी, क्या नाम है? सुप्रिया। सुप्रिया और जस्मिता कनेक्टेड थी, लेकिन अभी नहीं है, तो चेक करें, बात करते हैं सर एक बार। हाँ, चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस सर। एकदम बेसिक बातें हो रही है। जो लोग अभी भी जस्ट ज्वाइन किए एकदम चिंता मत कीजिए, बस चल रहा है, कहानी चल रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। भव्यम अभी ज्वाइन किया, नथिंग टू वरी, कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है। सो हम जैसा कि बोले कि मटेरियल को हम लोग ओम के नियम के आधार पे
कंडक्टर्स को हम लोग ओम के नियम के आधार पर दो श्रेणी में बांट देते हैं। वैसे सब्सटेंस जिनका वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम लोग लीनियर या ओमिक मटेरियल कहते हैं, और वैसे सब्सटेंस जिनका वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, जिनका ग्राफ नॉन लीनियर होता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग नॉन ओमिक मटेरियल कहते हैं। इसी विषय में चर्चा हो रही है। और एक चीज भी आपको जानना है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, इसमें हम लोग लिखे V इज इक्वल टू I इंटू आर, मगर यदि इफ गौर कीजिएगा, इफ एक्स एक्सिस, रुको, हाँ राजकिशोर क्या हुआ? वो तब वो अलग नाम से हुई, ठीक। हाँ, सो इफ एक्स एक्सिस कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज, गौर कीजिए, एंड वाई एक्सिस कंसिस्ट ऑफ करंट। एक्स एक्सिस में यदि वोल्टेज है और वाई एक्सिस में करंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन होता है, हम लोग सभी जानते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन? ऑरिजिन से पास हो रहा है, और y इक्वल टू mx प्लस c। सी को गायब कर दीजिए बेटा, y इज इक्वल टू mx कर दीजिए, क्योंकि अभी जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे y की जगह में है करंट I, तो देखिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं। करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो I है आपका यहाँ y इज इक्वल टू 1 बाय r रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल इनटू वोल्टेज। वोल्टेज जो है आपका वो है x, तो वोल्टेज हो गया x, करंट हो गया y। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो m था, m को क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप। इट इज स्लोप। तो जो स्लोप है, स्लोप की जगह 1 बाय r। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में एक और खास बात है कि इसका स्लोप होता है करंट वर्सेस वोल्टेज का, और करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ का स्लोप 1 बाय r। सो 99% चांस है कि यही परीक्षा में आएगा, व्हाट इज स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इन एनी टाइप ऑफ मटेरियल, चाहे वो ओमिक हो चाहे नॉन ओमिक हो, उससे मतलब नहीं है। परिभाषा के अनुसार स्लोप इज 1 बाय r। 1% चांस है कि उलट देगा, तो आप लोग थोड़ा सा जगे रहिएगा, कहने का मतलब अकबका करके नहीं लिखिएगा। कभी कभी तो लोग, ज्यादातर विद्यार्थी बेहोशी में लिखते ही यार वो रेसिस्टेंस डायरेक्ट लिख देते हैं, स्लोप इज रेसिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन V जो है ये V आपका y एक्सिस में होगा और करंट आपका x एक्सिस में होगा। ध्यान दीजिए, यदि ये फिर से एक ब्लू वाला ग्राफ खींच रहे हैं और वहां पे y एक्सिस में वोल्टेज लिखे और x एक्सिस में करंट लिखे, अब फिर से देख रहे हैं अरे तेरी वोल्टेज और करंट का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, तो पहला वाला ग्राफ ये वाला और इसके नीचे वाला, दोनों में क्या फर्क हो जाएगा? सर स्लोप क्या होगा, उसका r होगा, उसका 1 बाय आप सही बोले, स्लोप में प्रभाव पड़ जाएगा। जब आप करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ रखिएगा तो स्लोप हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, और जो आपका वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट, y की जगह वोल्टेज और x की जगह यदि करंट है, इसकी संभावना एकदम रिमोट है, बहुत कम चांस है, वैसे सिचुएशन में स्लोप क्या लिख देंगे हम लोग? स्लोप r हो जाएगा। सो डिपेंड्स। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा रहे हैं सारा चीज। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट जो कि आप पढ़े थे। तो भैया पहली बार हम लोग अब थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं क्लास 10th के नॉलेज से, अभी तक 10th ही था, तो वो है आपका नॉन लीनियर वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक। जी हाँ, कुछ ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं जिनका यदि हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ जो है वो आपका ओम के नियम की तरह
वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑलवेज वैलिड नहीं होता है। यानी कि ऑलवेज वैलिड नहीं होने का मतलब है वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो देखिए आपको किताब में जो ग्राफ के बारे में जिक्र किया है वो यही ग्राफ दिया है कि भाई यहाँ पे वोल्टेज लिख दिया है और यहाँ पे करंट लिख दिया है, मगर हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे कि आपको पता होना चाहिए द रियल स्टोरी। और रियल स्टोरी कुछ इस तरह से है, इसको बहुत डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। ऐसा मत सोचिए कि ये जो है सो क्या करते हैं ऐसे ही होगा, ये बहुत डिटेल में आप लोग पढ़िए। यहाँ पे है वोल्टेज, मगर ये अलग चैप्टर है, आपको अभी किताब में नहीं लिखा रहेगा, सो आप उसको लेके ज्यादा बॉदरेशन नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे है करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ये ग्राफ पास तो ओरिजिन से ही करता है। वोल्टेज वर्सेस करंट, आपको किस किताब में पूरा ग्राफ जो अभी के कंडीशन में पूरा ग्राफ दिखाया अभी? ऐसे होता है, ये है आपका एक्चुअल वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ऑफ सेमी कंडक्टर डायोड। क्यों कैसे, इस पे ज्यादा अभी बॉदरेशन मत कीजिए। किताब में ये वाला है आपका जो हम आपको दिखाए हैं पहले से, ये पहले से उपलब्ध है, छोटा सा ग्राफ दिखाया है और हम इसी चीज को आपको एकदम एक्चुअल ग्राफ भी आपके सामने में ड्रॉ करके दिखाए कि देख लो भैया, जो सेमी कंडक्टर डायोड का ग्राफ होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, मगर डोंट वरी। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? Yes, sir. मेरे सामने चाय आ गया। सर हाँ शुभम बोलो बेटा। सर हमको थोड़ा सा बता देना सर, जंक्शन डायोड क्या होता है? बेसिकली ये आप लोग थोड़ा बहुत अभी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, पता है एक मटेरियल है पी टाइप और एक मटेरियल है एन टाइप। अब भैया ये पी टाइप और एन टाइप दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है, ये रहता है दोनों। और पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ देते हैं और ऐसे वायर निकाल देते हैं। सो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं पी टाइप मींस पॉजिटिव टाइप, ये पॉजिटिव टाइप। और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप का मतलब हुआ नेगेटिव टाइप, ये नेगेटिव टाइप। अब जब ये दो तरह के सेमीकंडक्टर को आपस में से जोड़ देते हैं तो इनके जंक्शन पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। यहाँ कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं और ये जंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जंक्शन मतलब जहां पे आप मिलाते हैं। और इसमें से दो वायर है, वायर नंबर 1
टर्मिनल ए और वायर नंबर 2 टर्मिनल बी। क्योंकि 2 वायर है तो उसको जंक्शन सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड कहते हैं। कंडक्टर जंक्शन डायोड। और सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मॉडर्न लाइफ का। एग्जाम्पल एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, सोलर सेल या पैनल जिससे कि आप सूर्य का प्रकाश खींचते हो। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आज के समय में डायोड का। मॉडर्न लाइफ आजकल हम लोग एलईडी से ही बल्ब जलता है, बाकी सारा टेक्नोलॉजी बाईपास हो गया, पुराना हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, कोई इसको यूज नहीं करता है। तो ये सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड का गुण है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। थैंक यू सर। वेलकम। एक बार समराइज करते हैं। हम लोग ये देखे थे समरी में कि आपके पास एक रेसिस्टर है, वायर है, लंबा रेसिस्टेंस वायर, और इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे आप इससे कनेक्ट करते हो तो इस बैटरी से कुछ करंट फ्लो होता है। सो हियर इज रेसिस्टर R, here is battery whose voltage is V, and then current starts flowing. करंट निकलता है प्लस से, एक क्लोज लूप में घूमता है और फाइनली ये माइनस में चला जाता है। ध्यान रखना। ओम ने कहा, क्या कहा? वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R। ये था ओम्स। फिर से हम आपको बता दें, आप में से कोई विद्यार्थी अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया है, वो भी चिंता ना करे, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, बस 10th का चीज को ऐसे थोड़ा छू रहे। बाद में स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। कहीं डाउट होगा पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप में क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक यू कैन सी ऑन स्क्रीन? टॉपिक क्या है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ये एनर्जी के बारे में कहता है, when current passes through any resistor, then it releases heat। केवल हीट नहीं, इसके अलग अलग फॉर्म भी हो सकते हैं। हीट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमको दिखाई देता है तो वो लाइट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमको दिखाई नहीं देता है मगर वो भी हमको धोंक जैसा महसूस होता है तो वो हीट हो गया। कोई बड़ी चीज नहीं। एक आयरन है और कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन है, उसको आप गर्म करते हो तो उससे धोंक निकलता है, उससे हीट बाहर निकलता है। मगर वही जब बहुत ही हाई एनर्जी का रेडिएशन को वो निकलेगा, वो तो हमको बल्ब से प्रकाश के रूप में दिखता है। सो इट रिलीजेस हीट। ऐसे प्रश्न उठता है कि
ये हीट क्यों रिलीज करता है? व्हाई? ए कंडक्टर रिलीजेस हीट। तो कहेंगे भैया बैटरी ने काम किया है। व्हाइल supplying current oblique charge to circuit. While supplying current oblique charge to circuit, the battery do work. काम करता है कौन? बैटरी। एकदम सिंपल। सो भैया वर्क डन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? सो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। जी हाँ, यही फॉर्मूला है, बहुत दिन से देख रहे हैं आप लोग। व्हाट इज डेल्टा V? एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य। अब मान लो हम Q चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं तो कितना काम होता है? W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे भी वही है, ये जो चार्ज फ्लो होगा यदि वायर से, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज Q यदि वायर से फ्लो हुआ, तो यहाँ पे वायर बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी उसको पुश करता है, वो उसको एनर्जी देता है, जाओ जाओ जाओ, तुमको थोड़ा हाइट पुश किया, उसका लेवल बढ़ाया, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया, उसको पुश करता है। तो पुश करने के दौरान वो बैटरी एक्चुअली काम करता है, एंड दैट इज W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। एंड दिस डेल्टा V इज नथिंग बट V ऑफ बैटरी, Q इंटू V। नॉर्मली जो डेल्टा V हम लोग करते आते थे, आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, वो यहाँ पे सिंपली V लिख देते हैं, बैटरी का वोल्टेज V। कभी कभी ये V की जगह E भी लिख देते हैं। अब सर ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? कहेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ई को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सो बैटरी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। V देखिएगा जूम करके, थोड़ा सा रेड कलर डल हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। सो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V और W इज इक्वल टू Q इंटू। आपने कुछ काम किया, अब ये जो Q है, ये Q को हम लोग लिख सकते हैं, since you know current, let us consider it is a DC, so if current is constant, ये आपका constant current है। तो जब current constant है तो आप लिख सकते हो current is equal to charge transferred, charge passed divided by time। ये कल ही हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाए, current is equal to charge बटे time। So I can also write this charge जो पास होगा, फ्लो करेगा डीसी में, वो होगा करंट जो फ्लो किया इनटू टाइम t। Q is equal to I into t। So the final thing Q is equal to I into t into V। So चलो V भी लिखिए। So बैटरी कुछ कार्य करता है, and that work done is V into I into t। वोल्टेज को यदि ओम के नियम से लिखेंगे I इंटू R, जो आप पहले से जानते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो उस कंडीशन में ये जो बैटरी कुछ कार्य करता है वो हो जाएगा V की जगह लिखो I इंटू R। अब फिर से एक और I आपको नजर आएगा, इसलिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, I स्क्वायर R इंटू T इज वर्क डन बाय बैटरी। और यही जो वर्क डन है यही कहलाता है हीट रिलीज्ड फ्रॉम बैटरी, सॉरी हीट रिलीज्ड फ्रॉम रेसिस्टर। सो हीट रिलीज्ड H इज either equal to V into I into T। इट इज ऑल्सो इक्वल टू V की जगह लिख दिए I इंटू R, तो ये बन गया I स्क्वायर R इंटू T। हाँ, यदि आप I को ही गायब किए होते,
यहाँ पे देखिए दो फॉर्म में हम H लिखे, H का एक और फॉर्म लिखेंगे जिसमें I नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, जरा बताइए तो। V square R by T. It is V square divided by R into T. ये भी है फॉर्म. So this is how we decides how much energy will come through resistor. बोलिए कहानी क्लियर है कि नहीं? Yes sir. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि भैया एक रेसिस्टर है, यदि उसमें करंट पास होता है तो वो हीट रिलीज करता है. क्यों हीट रिलीज किया? क्योंकि उसको हम एनर्जी दे रहे हैं. क्यों हीट रिलीज किया? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो वो उस रेसिस्टर वायर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन महसूस करता है, उससे टकराता है. हम लोग उसका छोटा मोटा एनिमेशन भी देखेंगे कि उससे टकराता है, और जब वो टकराता है तो अपना काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा छोड़ता है और उसी से प्रकाश, हीट वगैरह निकलता है. सो इलेक्ट्रॉन जब अपना एनर्जी को लूज करता है तो उससे लाइट निकलता है. ये बेसिक रूल है. लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, इट रिलीजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यही रूल है, फंडामेंटल रूल है. और उस आधार पे हम लोग ये चर्चा किए कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन टकराता है किसी किसी चीज से और वहां से अपना एनर्जी रिलीज करता है और वायर गर्म हो जाता है या वायर हीट रिलीज करता है. तब हम इसको दूसरे पहलू में देखें, भैया उसको एनर्जी मिला कहां से? तो कहे बैटरी उसको एनर्जी सप्लाई करता है और बैटरी के द्वारा किया गया वर्क W इज इक्वल टू Q डेल V से हम लोग निकाले हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. अच्छा ये बताइए I स्क्वायर RT ये जूल्स लॉ पहले पढ़े हैं कि नहीं? Yes sir. ये तो आप पढ़े हैं. यस सर. जूल्स लॉ I स्क्वायर RT, ये जूल्स लॉ है, आप पढ़े भी. बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देख लेना, ठीक से लेना, बीच में थोड़ा सा मेरा चेहरा भी होगा, छूट ना जाए. मिटा दें. Yes sir. अच्छा एक काम लिख तो दिए हैं हीट, तो ऐसा करते हैं ना, हीट के साथ एक और रिलेटेड टर्म आप लोग पढ़े थे, वो पढ़े थे पावर. याद है? पावर भी पढ़े थे. Yes sir. So what is difference between heat and power? Sir, power is rate of work done. It is rate of work done. That's good. So heat released per unit time हो गया power. इतना तो सिंपल है. So हम लिखेंगे पावर के बारे में, तो पावर के बारे में लिखेंगे. So power is rate of work done. Work done. That's very simple. So power we know is nothing but work done divided by time. यहाँ पे work done के जगह आप हीट रिलीज्ड भी कर सकते. यहाँ देखिए W था और यहाँ पे H था. W था वर्क डन बाय बैटरी और H है हीट रिलीज्ड बाय रेसिस्टर. तो थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, ऐसा कुछ खास नहीं है. आप भी इतना कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो कि वर्क कौन कर रहा है, तो वर्क बैटरी कर रहा है. और हीट कहां से निकल रहा है? तो हीट वायर से, बल्ब से निकलता है. ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इससे जो है सो आपका रोशनी निकलता है. हीट यहां से निकलता है रेसिस्टर से. आप ये चीज नोटिस करें. खैर ठीक है. सो यहाँ पे हम पावर को लिख सकते हैं, पावर इज रेट ऑफ हीट रिलीज्ड. रेट ऑफ हीट रिलीज्ड एक ही चीज है. आप ऐसा कुछ टेंशन नहीं लीजिए, एकदम इजी बात पढ़ रहे हैं. सो पावर इज रेट ऑफ हीट रिलीज, यानी कि हीट रिलीज्ड पर यूनिट टाइम. अब आप खुद से देखो ना, ये नीचे में तो आपको एक्सप्रेशन दिख ही रहा है ना H का. सब में देखो कि आपको RHS में T का टर्म है ही, तो T के टर्म को LHS में शिफ्ट कर दो, H by T आ जाएगा. सो कैन आई राइट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट? बोले यस और नो? Yes sir. बहुत सिंपल है. I can also write power is equal to I square R.
I can also write power is equal to voltage square divided by R. सब ओम्स लॉ से आया। ओम का नियम, कई बच्चे बोल रहे बहुत सर ओम्स लॉ छूट गया मेरा। आई टेंशन काहे ले रहे हो भाई, कुछ नहीं छूटा है, ऐसे ही अभी चल रहा है। सो ओम्स नियम जैसे हम लोग कहते हैं F इज इक्वल टू ma, बार बार घूर घूर के आता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरह से ओम का नियम है वोल्टेज इज इक्वल टू I इनटू R। अब इतना देखेंगे इसको ना, इतनी बार देखेंगे ना, ओम्स का नियम कैसे रटा जाएगा, सवाल बनाते बनाते तो आधा आ जाओ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा रहे हैं। देखो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आप स्क्रीनशॉट लेने के क्रम में आपका छूट जाए। डोंट वरी, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में मैसेज दे दीजिए, या आपने किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को फोन करके बोल दीजिए पर्सनली, भैया हमको आज का क्लास छूट गया, उसका स्क्रीनशॉट दे दो, कम से कम कुछ तो रहेगा छूटा हुआ चीज। और यदि वैसे में मान लो कि तुम एब्सेंट ही कर गए तो भी उसका स्क्रीनशॉट हमको भेज करके छोटा मोटा चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए इसको मिटा रहे हैं। फाइन, सो लेट मी सी द बुक लैंग्वेज। क्या है भैया पूछने? The amount of energy supplied by battery to maintain the required current for given time is called electrical energy consumed by the circuit. The battery supplies Q charge for time t, potential difference is V, work done is equal to Q into V, V is delta V and Q is I into T into V। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही सब चर्चा हो चुका है, किताबी भाषा आपके सामने में लिखी। आगे बढ़े हैं। यस सर। इसका भी ले लीजिए। पावर, एक था हीट, दूसरा है पावर। हीट के बारे में कहे कि भैया ये जो है वो आपका उसमें टी का टर्म रहेगा। पावर का मतलब हीट रिलीज्ड पर यूनिट टाइम है। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू मेंटेन करंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज वर्क डन बाय टाइम, सो इट इज वोल्टेज इनटू करंट, या पावर इज I स्क्वायर इनटू R, या पावर इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, कोई भी चलेगा, डोंट वरी। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. बढ़िया। So we have next topic is resistivity। इस पे भी चर्चा थोड़ी बहुत तो कर चुके हैं हम लोग। तो क्या था रेसिस्टिविटी? कहता है एक कंडक्टर है, ये आपको सिलेंडर के जैसा एक कंडक्टर दिख रहा है क्या? कोई भी वायर रहता है, नॉर्मली इस तरह से नहीं रहता है, थोड़ा सा हम लोग पतला लंबा रहता है वायर, कुछ इस तरह से वायर हो सकता है, एकदम पतला सा होगा और यहां से रुको इसको मिटा ही दे। सो एकदम पतला सा लंबा सा वायर होगा। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है। थोड़ा आप लोग जूम कर लीजिए। देख लीजिए, वायर है पतला सा लंबा सा। रियल लाइफ में ऐसे होता है, मगर हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, तो समझे में नहीं आएगा क्या है इस जगह। सो हियर इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A, और ये जो वायर है इसकी जो पूरी लंबाई है वो हो जाएगा L। L is length of wire। देख लीजिए, रहता ऐसा ही है तार,
लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ते, हम लोग ऐसे पढ़ते। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है एक सर्कल जैसा कोई चीज है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका ए है। एंड किसके पापा बात कीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लंबाई एल है, उस हिसाब से जो है सो हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, हाँ। तो क्या हम ये पाए, क्या पाए कि ये जो वायर है, इस वायर का अपना कुछ रेसिस्टेंस होता है R, और R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। मतलब वायर का लंबाई जितना बढ़ाते चले जाओ, जितना बढ़ाते चले जाओ, तो रेसिस्टेंस का मान आपका उतना बढ़ते जाए। और ये चीज भी वो है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये कि ये जो एरिया है A, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप जितना बढ़ा रहे थे, रेसिस्टेंस उतना कम हुआ। और इन दोनों को मिक्स करके हम लिखते हैं रेसिस्टेंस R इज रो इंटू L डिवाइडेड बाय A, and this rho is proportionality constant, also called resistivity। वो हमको दे दीजिए, हम उसको पढ़ा रहे हैं, resistivity of wire। बोलिए, क्या ये 10th का चीज नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देख सकते हैं, ये तो 10th का चीज है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। लंबा सा तार होता है, इसमें रेसिस्टेंस होता है। हम क्या कर रहे हैं, इस वायर में छोटा छोटा डॉट्स दिखा रहे हैं, कुछ है यहां पे, देखेंगे क्या है। छोटा छोटा डॉट्स दिखा रहे हैं। If I'm talking about resistance, let me make some dots। यहां भी दिखा सकते हैं वैसे ढेर सारा ये डॉट्स। अच्छा, आज का क्लास में कुछ पेन तो नहीं महसूस हो रहा है किसी को? No, sir. कुछ नहीं, एकदम बेसिक बातें हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि सर तो बस बैठ करके रिवीजन करा रहे हैं। बट डोंट वरी, आप यदि एनसीईआरटी या कोई भी बुक देखिएगा तो उसमें यही सब चीज दिया हुआ है, कुछ भी हाई फाई चीज नहीं दिया है, बस ऐसे चल रहा है। एनीवे, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम कुछ छोटा छोटा डॉट्स दिखाए हैं और कुछ खास काम नहीं। टेक अनदर स्क्रीनशॉट प्लीज। मिट गया। Okay, so resistance is proportional to length, inversely proportional to area of cross section. So R is equal to proportionality constant rho L by A. Rho is also called resistivity, yeah, it is also called specific resistivity, and its SI unit is ohm meter. Screenshot। सर लिली सर, एक सवाल पूछना है। हाँ बोलो। सर रो का मान क्या होता है सर? आएगा बेटा, बहुत सवाल है, इतना न्यूमेरिकल बनाओगे रो पे ना। जनरली इसका जो वैल्यू होता है वो आपका 10 का पावर 6 के ऑर्डर का, सॉरी 10 का पावर -6, कंडक्टिविटी 6 और 10 का वायर का रेसिस्टिविटी 10 का पावर -6 के ऑर्डर का। बहुत सवाल है, आप नोट्स देखिए, नोट्स में नजर आ जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन जो है उसमें। चलिए हम इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग।
फिर से आप लोगों को क्लास 10th का चीज थोड़ा सा रिकॉल कराना चाह रहे हैं। सो डिफाइन रेसिस्टिविटी। चलिए डिफाइन कीजिए। Anyone? Resistance of a conductor having unit length and unit area. हाँ, अक्षरा सही बोली बेटा। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। और कोई कुछ बोलेगा? संदीप बोलना शुरू किए थे कुछ। सेम सर। सेम, ठीक है। कुछ और कोई? The resistivity is the resistance offered by the wire or conductor. सर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एक मिनट कंडक्टिविटी। संदीप रुको। शुभम फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? The resistivity is the resistance offered. रेसिस्टेंस ऑफ वन कट गया। Resistance offered. हाँ, कुछ आधा अधूरा है, नो सेंस। हाँ संदीप बोलो, क्या बोल रहे हो? सर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ना ना ना, अभी उस पे मत जाओ, अभी उससे मतलब नहीं। कंडक्टिविटी तो हम पढ़ाएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। और तुम उल्टी बात कर रहे हो। ये तो वही बात हुआ, बचपन में हम बदमाशी करते थे। बेटा कहाँ पढ़ते हो? आर्मी मित्रा में। कहाँ है पापा? कहाँ काम करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। आर्मी मित्रा कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के सामने। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? आर्मी मित्रा के सामने। मजाक बना। सर, हाँ सोनू। the constant of proportionality rho is called electric resistivity. डिफिनेशन। rho को सर कहते हैं electric resistivity. ठीक, कोई बात नहीं। और कोई कुछ बोलेगा? Sir, अभी भी कुछ? हाँ सुप्रिया बोलिए बेटा। sir, resistance of unit length and unit cross sectional area of a conductor is called resistivity. ऑलमोस्ट अक्षरा भी तो यही बात बोली थी, संदीप भी यही बात बोला। कुछ मिसिंग है, इसीलिए हम बार बार एक्चुअली बोलवा रहे हैं। छोटा सा Resistivity is the resistance of that conductor having length 1 meter and area of राजहंस, आवाज क्लियर नहीं है, माइक के पास मुंह को लेके जाओ, फिर से बोलो। resistivity is the resistance of that conductor having length 1 meter and area of cross section 1 meter square. ऑलमोस्ट वही है सबका, कुछ डिफरेंट नहीं है। खैर चलो कोई बात। डिफाइन रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। हम तो क्वेश्चन भी ठीक से नहीं लिखे थे जानबूझ के। रेसिस्टिविटी। मैं बताऊं? हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? बोलो। So a measure of a resistivity power, resisting power of a specified material. A measure of resisting power of specified material. ठीक है अधिराज, देखते हैं। ये आप रखे हैं क्या? हाँ अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलिए हम इसमें कुछ चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। गिव एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। हाँ सिल्वर एक्सेट्रा। तो आप सबसे पहली बात जानिए कि रेसिस्टिविटी किसी वायर का नहीं है, हम ये स्पष्ट बताना चाहते हैं। क्वेश्चन है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये चीज स्पष्ट। सो डिफाइन रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जांपल आपने वायर का ज्योमेट्री नहीं दिया, कंडक्टर का एग्जांपल आपने सिंपली कहा सर कॉपर इज ए कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज ए कंडक्टर, सिल्वर इज ए कंडक्टर। बहुत बढ़िया। सो हाउ डू आई डिफाइन रेसिस्टिविटी? तो हम एकदम क्लास 10th वाला चीज पे चल जाते हैं, और जरूर से जरूर आपको पढ़ाया गया है क्लास 10th में, और कुछ कारण है कि हम उसी पे जा रहे हैं। आप लोग सबको उसी के आसपास आंसर दिए, मगर संभवतः मेरी मजबूरी है कि हम उसको फिर से अपने हिसाब से लिखें। सो भैया क्या है मेरा वाला
मेरे ख्याल से आप पहचान गए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। So we have got a cube. Cube of unit length. कभी भी हम लोग क्यूब का उपयोग ऐसे नहीं करते हैं वायर में, रियल लाइफ में। काय करेंगे? वायर क्यूब से थोड़े करंट पास करते हैं। क्यूब का उपयोग नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। मगर उसके बावजूद भी, एक मिनट रुकिए, बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है। खिड़की खुला है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि कभी भी किसी वायर से आपको करंट पास करना है तो वायर का शेप क्यूब जैसा तो होता नहीं। मगर ये क्यूब हमने क्यों लिया? क्योंकि आप लोग भी तो बोल रहे हो क्या सर, ए वायर ऑफ लेंथ 1 यूनिट, यानी कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। और ये जो क्यूब का एरिया है ए, ये भी तो 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर है और उसका लंबाई 1 कर दिए। अक्षता मिश्रा, नाम में थोड़ा सा गैप दो बेटा। हाँ, क्या लिखें सर? मेरे बुक में रेसिस्टिविटी का वैल्यू में Ne2 टाउ दिया है। क्या लिखी रे? ये फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है, टाउ। ये सब आएगा जभी तो पढ़े ही नहीं है वो सब चीज। आपका क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। कौन सा बुक है आपके पास? एनसीईआरटी या कोई और? अक्षरा? तुम्हारा ये माइक काम नहीं करता है क्या? इतना टाइप करके देती हूँ। मॉडर्न, हाँ मॉडर्न में देखिएगा बेटा, एक बहुत बड़ा हेडिंग है। ये मॉडर्न का बहुत ही पॉपुलर हेडिंग है जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। वो है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शायद कल स्टार्ट कर भी पाए कि नहीं, न्यूमेरिकल से बचेंगे तब। इलेक्ट्रिक करंट, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक है। जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको टर्म मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी में टर्म मिलेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी नहीं जानते हैं, तो तब आप यही जो रेसिस्टिविटी है ना रो, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला डिराइव करो। मगर ये काम आज का नहीं है, ये 2 क्लास में, 2 या 3 क्लास के बाद का है, तब आप इस चीज को देख पाइएगा। इसमें ज्यादा अभी फिलहाल बॉदरेशन नहीं है। अभी तो हम बोल रहे क्लास 10th का चीज पढ़ रहे हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं।
एक मिनट, ठीक। तो इसको हम चुपचाप मिटा देते हैं। ये आएगा, ये जो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट का चर्चा हो रहा है ना, ये आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। फाइन। हाँ, कुछ बुक में पहले दिया हुआ ये नॉर्मल है, मॉडर्न में ये पहले दिया है। एनसीईआरटी में एक्चुअली ओम्स लॉ पहले लिख दिया है, तो हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पढ़ा है। हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, और कोई बात नहीं है। और ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो सकता है। एनसीईआरटी से स्टार्ट होता है ओम्स लॉ से, और ये सब चीज जो क्लास 10th का है उसका हम बेसिक्स आपके सामने में जिक्र करके आगे निकल जाते हैं, और कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं रेसिस्टिविटी, डिफाइन रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या किए आप ही लोग तो बोले क्या कि सर एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यदि कोई वायर है तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है वही रेसिस्टिविटी होता है। आपको कि कैसे हुआ सर, कहां से निकाले? कुछ लोग फट से बोल दिया, हमको ध्यान नहीं आया। बड़ा सिंपल है बेटा, आर का फॉर्मूला लिखिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसके बाद ये लोग क्या होशियारी किया, एल का मान कर दिया 1, एक लंबाई, एरिया को भी कर दिया 1 यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर समझ लो। तो ये है 1 मीटर मान लो एसआई सिस्टम, और ये है 1 मीटर स्क्वायर मान लो। तो ये जो रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टिविटी आर और रो बराबर हो जाएगा। इस चीज को गौर करो, एल और ए का टर्मा गायब कर दिया। और तब ये लोग बड़ा होशियारी से बोल दिया क्या, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and area 1 meter square is called resistivity of the material of wire. इन्हें बोलना resistivity of wire, बल्कि resistivity of material of wire। ये हो गया। चलिए हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा हमको संतोष हो जाएगा, हम ये डिफिनेशन लिख देते हैं। The resistance offered by a unit cube the resistance offered by a unit cube is called resistivity of material of cube. The resistance offered by a unit cube is called resistivity of material of cube. ये हो गया आपका डिफिनेशन। हाँ शुभम, तुम्हारा स्टेटमेंट देखे और उसको इग्नोर कर दिए और अभी चर्चा भी नहीं कर रहे। लीव इट। So the resistance offered by a unit cube is called resistivity of material of cube. मतलब क्यूब किससे बना है? लोहा से बना हो सकता है, एल्यूमिनियम से बना हो सकता है, कॉपर से बना हो सकता है। एक यूनिट क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि होगा तो वो एक यूनिट क्यूब होगा। The resistance offered by a unit cube is called resistivity of material of cube. माने जो क्यूब का मटेरियल है उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। सो दिस इज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। हाँ, यदि हमको कुछ यूनिट के बारे में चर्चा करना है रेसिस्टिविटी का, तो देखिए रेसिस्टर का यूनिट होता है ओम, तो यहाँ पे हो जाएगा ओम, देख लीजिए। और यहाँ पे जो लिखे हैं हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ गिज हो गया, आर इज इक्वल टू रो एल, रुको, R is equal to rho L by A। तो R का यूनिट लिखेंगे ओम, रेसिस्टिविटी के लिए रो है, L का यूनिट लिखेंगे मीटर, और एरिया का एसआई सिस्टम में लिखेंगे मीटर स्क्वायर।
एक तो मीटर कट गया, नीचे में आ गया आपका मीटर, ये मीटर को ऊपर कर दीजिए, तो रो का जो यूनिट बनेगा ये बनेगा ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। Unit of resistivity is ohm meter. Of course, I am talking about SI system. लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? छोटा छोटा चीज है तो बोलिए। डायरेक्ट चैट करने पे एक्चुअली जब हम लिख रहे होते हैं तो चैट पढ़ने में मेरा पूरा पता नहीं चलता, छूट जाता है, इसलिए आप खुल के बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक, हम पूरा क्लीन कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The resistance offered by a unit cube is called resistivity of material of cube. यानी कि कॉपर का रेसिस्टिविटी होगा, किसी वायर का रेसिस्टिविटी नहीं होगा, किसी वायर का रेसिस्टेंस होता है। कॉपर का रेसिस्टिविटी होता है, एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी होता है, एल्यूमिनियम के वायर का रेसिस्टेंस होता है। ध्यान रखना, सब हम हटा रहे हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, याद आ रहा है? ठीक। So, it is found that resistance is proportional to length and it is inversely proportional to area of cross section. इसलिए proportionality constant is rho and that rho is called resistivity. It is also called specific resistivity and its unit, just now I saw that it is ohm meter. आइए कुछ पहलू पे हम चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मूवी आप लोगों का ठीक से चलता नहीं है, एनिमेशन में हम बड़ी चटाते हैं क्योंकि सही मायने में नेट का स्पीड डिस्प्ले नहीं होता है। बट चलिए फिर भी हम अपने ढंग से कुछ आपको जो बताना चाह रहे हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। You can see that here is a wire और इस वायर का एक पर्टिकुलर लेंथ है। ये वायर का लेंथ है L। मगर आप देख सकते हो कि दो वायर है और दोनों वायर का लेंथ सेम। ये भी आपका सेकेंड वायर दिखा है और इसका लेंथ सेम है, मगर दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग। देखिए एक सर्कल से दिखाने का कोशिश किए हैं एरिया। ये हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया। एक सेक्शन इसको ऐसे काटे और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा है। बड़ा सिंपल है कहानी। क्या है कहानी भैया? कहानी यही है कि आप यदि किसी वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो कहते हैं रेसिस्टेंस इज समहाउ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट जो फ्लो होगा किसी वायर में, करंट जो फ्लो होता है उसका अपोजिशन। तो अपोजिशन कौन ऑफर करता है? वायर ऑफर करता है। और अपोजिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा होता है उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो टकराता पकड़ाता है किसी चीज से। कैसे टकराता है ये सब चीज हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। सो यहाँ पे पहला बात उन्होंने कहा कि देखो भैया ये जो तार है ना, जितना लंबा हो जाएगा, जिसमें करंट पास करते हो, तार जितना लंबा हो जाएगा उसको जो रास्ता में जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन का वैल्यू जो है सो बढ़ता चला। ये पहली बात आपको बताई कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मगर आप खुद से देख सकते हो कि जब तार पतला है तो उसमें कम करंट पास, और जब तार मोटा है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो आसानी से हो जाएगा। यानी कि ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो रेसिस्टेंस कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने पे
रेसिस्टेंस का मान कम है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोले ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। आपको सिर्फ दो बात बताए, कहे कि भैया रेसिस्टेंस क्या है, तो बस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का व्यवधान है। तो व्यवधान कब ज्यादा है? कहेंगे जितना लंबा रहेगा तार तो उसको उसमें फ्लो करने में हुज्जत हो रहा है, तो बेचारा रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और हम दूसरा चीज बोले कि मोटा तार में जैसे पाइप है, मान लो पानी का पाइप है, तो लंबा पाइप चला गया, खूब लंबा पाइप है, उसमें आप पानी पास करो, तो नेचुरल सा बात है जितना लंबा रहेगा वायर पाइप, उतना उस पाइप में पानी के फ्लो के दौरान फ्रिक्शन या अपोजिशन होगा, और लंबाई बढ़ने के साथ जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। मगर पाइप यदि मोटा होगा तो हम सभी जानते हैं कि उसमें करंट जो पास होगा वो आसानी से पास होगा। मोटा पाइप में पानी आसानी से पास होगा, ज्यादा पानी पास होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, एरिया को बढ़ा देते हैं तो करंट बढ़ जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस घट जाता है। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दो बात। तीसरी बात जिसके बारे में हम एम्फेसिस देना चाहेंगे वो है कि आपका वायर का नेचर है, आप लोगों को फिर से वही है, मोबाइल में उतना स्मूथ दिखता नहीं है, सारा एनिमेशन सब रुका पड़ा दिख रहा है, मगर आप फील करो कि दो तरह का वायर दिखा है, एक है कोल्ड वायर और एक है वार्म वायर। तो कोल्ड वायर और वार्म वायर में क्या अंतर है, जूम करके थोड़ा आप लोग देखिएगा तो आपको दिखेगा कि कोल्ड वायर के जो कैटायंस हैं वो सभी अपनी जगह पे स्थिर है, और वार्म वायर के जो कैटायंस हैं वो भी अपनी जगह हिल रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाह रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या देखता है कि जब तार गर्म हो जाता है तो गर्म होने वक्त जब उनके कैटायंस का वाइब्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को बेचारा और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो उतना आसानी से, उतना ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो पाता, उतना आसानी से जा नहीं पाता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड टर्म दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी which depends on the nature of material, like कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो कॉपर या एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन और जो कैटायंस है, कैटायंस का जो पैकिंग होगा वो किसी में कैटायंस ज्यादा होगा, किसी में कैटायंस अब दूर में होगा, सो इट डिपेंड्स। सो यहाँ पे कैटायंस का पैकिंग डिसाइड करता है, ये पहला चीज है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। एट द सेम टाइम टेम्परेचर भी डिसाइड करता है, और वो टेम्परेचर यदि अधिक हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो वैसे में जो है आपका ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगा और रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। इस पे डिटेल में चर्चा होगा, सब पे मैथमेटिक्स पे बेस्ड सवाल बनाएंगे। बीच में सिद्धार्थ हाथ उठाया था, कुछ बोलना है क्या सिद्धार्थ? ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसमें मूवी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ले लो फिर भी, आर इज रोयल भाई। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक। We have next question in front of you. देखिए तो क्या है इसका आंसर। हाथ उठाते जाइए आंसर आने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद घट के 7 हुआ, फिर 8 हुआ, 9 10 11 12। दैट्स गुड। हम जानते हैं आप लोगों का आंसर क्या है। 1 2 और 3
बोलिए। 1 sir, 1. 1, हाँ, इट्स वेरी सिंपल, 1 ही है ना। Yes, sir. 1 होगा सर. 1, बहुत बढ़िया, 1 सही है। अच्छा, हमको आपसे पूछ दिया क्वेश्चन, व्हाट इज R1 by R2? गौर कीजिए, क्वेश्चन है व्हाट इज R1 by R2? एक मिनट बेटा, क्वेश्चन लिखने दो। व्हाट इज R1 by R2? अब एक बार सबको आप लोग हैंड्स डाउन कीजिए, सबका हैंड्स अप है, सारे लोग हटाइए। सब तेज है, 2-4 तो चैट में आंसर दे दिया। नहीं सिद्धार्थ, नो, आर्यन नो, आप लोग चैट में आंसर लिखते गए, सब गलत लिख रहे हैं, ये हुआ जल्दीबाजी। छोड़िए, हैंड डाउन करो, हटाओ, चैट में आंसर दो। अभी तक सबका आंसर गलत आया है। श्रुति नो, अक्षता नो, बेटा ऐसे होता है। भव्यम नो, संदीप फर्स्ट करेक्ट आंसर, अभिषेक सेकंड करेक्ट आंसर। नयन टाइप कर दो बेटा, चैट होता है कि नहीं? नहीं होगा तब व्हाट्सएप कर दो। सोनू, आंसर लिखो ना डायरेक्ट चैट में। जिनको चैट में नहीं होता है वो चाहो तो हमको भेज सकते हो व्हाट्सएप। कुछ मैसेज कर दीजिए सर, ओपन नहीं हो रहा है। क्या कारण है 2-4 बच्चे का ओपन? तुम लोग अपडेट करो अपना जूम के ऐप को, अपडेट नहीं होने की वजह से संभवतः ऐसा है। आर्यन सर हम अपडेट भी कर चुके। हाँ, फिर भी पता नहीं क्या है इस चीज। एनीवे, सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? 4 by 1 sir, 4. इट इज 4, इट इज 4। आप लोग छोटा छोटा जाल में फंस जाते हो भैया। इट इज 4। देखिए कैसे फंस जाते हो, इतना छोटा छोटा चीज देखने में लगता है कितना सिंपल चीज सर पढ़ा रहे हैं, और अपन लोग क्या है, सिल्ली मिस्टेक करके आ जाते हैं। आंसर इज 4। क्यों? यहाँ पे डाया दिया है D और यहाँ पे डाया दिया है 2D, तो यहाँ एरिया A1 is equal to pi D square divided by 4। यही है फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। और जब डाया 2D है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 is pi into twice D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। भव्य म्यूट करो। सो A1 A2 हो गया। अब A2 को आप चाहो तो लिख सकते हो, A2 इज इक्वल टू 2 2 4 बाहर आ गया, और इधर लिखिए पाई D स्क्वायर बाय 4। अब इस पाई D स्क्वायर बाय 4 को A1 लिखेंगे, सो A2 इज 4 टाइम्स A1। अब आप इस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हो, जल्दीबाजी में कुछ भी आंसर फटाफट टाइप करके हमको चैट करके दे दिया आंसर। सो रेसिस्टेंस R1 इज रो L1 by A1, रो 1 L1 by A1। R2 is equal to रो 2 L2 by A2। क्या रो 2 को रो 1 के बराबर लिखे कि 4 गुना बढ़ाएं? सेम सर, सेम। क्यों सेम? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है कंडक्टर। यहाँ लिखा हुआ है सेम मटेरियल, तो रेसिस्टिविटी किसका फंक्शन है? मटेरियल का फंक्शन है। मटेरियल सेम हो गया, सो रो 2 को लिखिए रो, और L2 को क्या कर दें? सेम L1 कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय जो A2 था, A2 को लिखिए 4 into A1। बोलिए समझ में आ रहा है? अब आप इस चीज को लिखिए R1, रो 1 L1 by A1 को लिखिए R1
डिवाइडेड बाय 4। सो आपके पास आ गया R2 इज R1/4। आपसे पूछा R1 बाय R2, इसका क्रॉस कर दीजिए तो आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4। 4 गुना बढ़ गया, डायमीटर डबल हो गया, तो एरिया 4 गुना बढ़ गया। और एरिया 4 गुना बढ़ने से, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नो सर। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। एरिया 4 गुना बढ़ने से रेसिस्टेंस 1/4 घट गया। तो R2 कम है, R2 इज R1/4। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से लो। आगे बढ़े। यस सर। यस। हाँ, देखिए एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में। गिवन ए मेटल वायर ऑफ रेसिस्टेंस R, what will be the resistance of wire if it is elongated to double its length? एक तार है जिसका रेसिस्टेंस R है और उसको हम पकड़ करके खींच दिए, खींच करके उसका लंबाई को डबल कर दिया, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपको 1-2 मिनट का समय देते हैं, ऐसे ही, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड आपको 5-6 तो सवाल मिलेगा होमवर्क असाइनमेंट में। देखिए 1-2 स्टूडेंट आंसर दे भी दिए, ये यू जस्ट थिंक, बिना सोचे आंसर मत दीजिएगा, ये बहुत कॉमन है। सो अक्षरा ने दिया आंसर, संदीप ने भी आंसर दिया, श्रुति ने भी आंसर दिया, आर्यन ने भी आंसर दिया, सबका आंसर डिफरेंट है। नहीं, संदीप और श्रुति का आंसर मैच कर रहा है। ओके, सो ये आंसर सही है, फाइन। बाकी सब अकबका करके आंसर दे रहे हैं। सर आप उसको कुछ मैसेज कीजिए ना, ओपन नहीं हो रहा। सोनू, मैसेज करने से ओपन हो जाएगा? हाँ हो जाता। अच्छा ठीक है, तब हम कर देते हैं। ये चीज तो 2-3 विद्यार्थी का प्रॉब्लम है, हम सबको ये चीज कर देते हैं। देखते हैं, हम एक बार एवरीवन करते हैं, देखते हैं सबको तब चला जाए। देखो तो सोनू अभी गया क्या मैसेज? हम लोग के पास आ गया सर। अरे नहीं, खाली संदीप को गया, लास्ट मैसेज उसी का था, तो गड़बड़। हम एवरीवन को देते हैं पहले, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हाँ देखो तो सबको गया क्या? यस सर। अब Yes, जिनका नहीं खुल रहा था, सोनू देखो तो आप ट्राई करो तो, कुछ हुआ क्या? नो सर। नहीं ना, देखो जिनका आपका नहीं, वाला आया लेकिन मैसेज इधर से दिख नहीं रहा है चैट सेक्शन। मेरा मैसेज आने के बाद भी नहीं तुम लोग कर सर पाओ। मेरे में भी ऐसा नहीं हुआ सर, आपका मैसेज आया लेकिन अब वो रिप्लाई नहीं हो सकता। पता नहीं कुछ लोग का ऐसा हो रहा है, मगर जनरली ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादातर विद्यार्थी देख रहे हैं, धड़ाधड़ हमको आंसर मिल रहा है। भेज दिए सर, मेरा तो हो गया। हम एक बार कमेंट कर देते हैं, बहुत लोगों ने आंसर दिया हमको। सर मेरा हो गया, भेज दिया। हाँ कैसे हो गया? सोनू का हो गया, गजब। एनीवे, पहला आंसर आया नो चेंज, फिर 4 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2R, फिर सेम, फिर 2R, फिर सेम, फिर 2R, फिर 1:2, फिर सोनू तुम क्या लिखे, रो 12/A, रेसिस्टेंस डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया 4 टाइम एंड दैट इज करेक्ट आंसर। इस चीज के पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा है। जिनसे नहीं आया 4 टाइम्स, उनको जरा सा भी इसको लेके टेंशन नहीं लेना है कि हमसे नहीं बना सवाल। अरे ये एकदम बेसिक सवाल है। ये लोग जिनका आंसर 4 है, वो लोग पहले से ही सवाल देखते, उनको 10th में ही मास्टर साहब बता दिए थे, तुम नहीं ध्यान देते। चलो कोई खास उसको लेके टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत ग्रेट IQ का क्वेश्चन है। हाँ संदीप एक्सप्लेन करो, क्या हुआ था, क्या होगा? सर जब लेंथ डबल होगा तो एरिया खुद ब खुद 8/2 हो जाएगा। हाँ श्रुति, क्या कारण है जी ऐसा होने का? सर वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम क्यों रखेंगे बेटा?
सर क्योंकि हम लोग वॉल्यूम पे चेंज नहीं कर रहे, बस उसको खींच रहे हैं तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। संदीप, वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट रखा जाएगा? सर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा सर, वो उसको सिर्फ स्ट्रेच किया है ना, उसका वॉल्यूम में क्या होगा? नहीं, एनीवन एल्स, वॉल्यूम क्यों रहेगा सेम? अच्छा ठीक, सर डायमीटर हाँ सर लंबाई बढ़ने से वो वॉल्यूम पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा रुको हमें, मटेरियल से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किए। श्रुति आवाज कटा बेटा, फिर से एक बार बोलो। सर उस वायर के मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं किया और कुछ निकाले भी नहीं, इसीलिए से टू सम एक्सटेंट, ओके सर एक मिनट भैया। हाँ, अक्षरा ने इसका आंसर सेम दे दिया, अक्षरा का आंसर हमको चैट में मिल चुका है। हाँ भव्यम बोलो। सर वो इसलिए वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू एल, और एरिया क्या बोलते हैं, एरिया दुगुना घट जाएगा यदि लेंथ को बढ़ाएंगे दो गुना, तो दो कट जाएगा, फिर ए इंटू एल ही बचेगा। नहीं, एकदम नहीं बोलिए, सब बात का बात है। हमको आंसर अक्षरा दे चुकी है टाइप में, क्योंकि सर जब हम वायर को खींचते हैं तो उसका मास में कोई चेंज नहीं होता है और डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए वॉल्यूम सेम रहेगा। आंसर हमको मिल चुका है। दिस इज एक्चुअली द थिंग, आपको यही ध्यान में रखना है। स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। सो क्या कहानी हम बोले, कहे कि एक वायर है। चलिए एक वायर आपको हम दिखा रहे हैं। लेट मी ड्रॉ द वायर। सो ये वायर है, देख लीजिए, ये आपके सामने में एक वायर दिखाया गया है और इस वायर का कुछ लेंथ हम दे देते हैं और इसका कुछ एरिया है। फाइन। सो हाउ मच इज लेंथ? लेंथ इज एल। सो कैपिटल एल कर देते हैं। लेंथ इज एल एंड इट्स एरिया इज ए। कैपिटल ए इसका एरिया है। यही है, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। देखिए हम लोग एकदम स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियसली लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर विल रिमेन द सेम व्हेन यू इलोंगेट द वायर, इट्स वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। दिस इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। मगर यदि हम आपसे ये पूछ दें व्हाई वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो आपको लिखना पड़ेगा सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और ये डेंसिटी जो है ना, ये वायर के मटेरियल के ऊपर होता है निर्भर। लोहा का डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब, कॉपर का डेंसिटी 7000 kg पर मीटर क्यूब, एल्यूमिनियम का डेंसिटी 6000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये तो एल्यूमिनियम के लिए, ये किसी मटेरियल के लिए। तो रो जो है डेंसिटी, यहाँ पे रो को हम डेंसिटी लिखे हैं, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, रुकिए तब इसको चेंज कर देते हैं। काहे हम रखते हैं रो, इसको लिखते हैं डेंसिटी डी। कौन है डेंसिटी? दिस इज मास। अब यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि ये जो मास है वायर का, आप इसको खींच करके ऐसा थोड़े कि इसका मास घट गया, काट करके फेंके थोड़े उसका कोई टुकड़ा, या उसमें जोड़े थोड़े। सो मास आपका सेम है। सो व्हेन वी इलोंगेट एनी वायर, व्हेन वी इलोंगेट मतलब खींचे, इलोंगेट एनी वायर, its mass remains same, remains same।
इसका जो मास है वो सेम रहेगा। ऑल्सो its material is same, hence density remains same, density remains same. So the volume of wire will not change. ठीक, तो भैया शुरुआत में वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इनटू लंबाई L। ये हो गया वॉल्यूम। कहां से आया? अरे सिंपल है यार, यदि ये सिलेंडर होता तो इसका वॉल्यूम लिखते, क्या लिखते, पाई r स्क्वायर L H की जगह, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तो लिख ही सकते हैं ना, पाई r स्क्वायर। तो इसलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर। एकदम सिंपल है। चलिए, ये था आपका इनिशियल कंडीशन। अब हम कलर चेंज करेंगे। सो नाउ लेट मी ड्रॉ द फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में आपने कहा कि ये तार मेरा हो गया लंबा, सीधा लंबाई करनी है डबल। मगर जब हम लंबाई डबल किए तो हम पाए कि अरे भैया इसका मोटाई हो जाएगा कम। लंबाई तुम्हारा डबल हुआ मगर इसका मोटाई कम, ये समझना है। सो ये वायर का फाइनल कंडीशन है। ये फाइनल कंडीशन है वायर का। सो फाइनल कंडीशन में क्या होगा? कहेंगे सर इसका वॉल्यूम जो बाद में है V2 वो हो जाएगा, लंबाई इसका जो लिखते हैं, ये लंबाई लिखेंगे सर L2, और L2 का मान दिया है 2L। अच्छा, ये दिया है, सो इट इज 2L। आपने तार को खींच के लंबा किया, डबल लंबाई का कर दिया, और जब आपने तार को खींच के डबल लंबाई का किया तो इसका जो एरिया है ये तो चेंज हो गया। ओके, मेक इट A2। सो V2 बाद वाला वॉल्यूम इज एक्चुअली L2 into 8, बट V2 इज इक्वल टू V1, शुरुआत का वॉल्यूम। यही तो बोले, वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। तो V1 की जगह लिखो L1 into A1, L1 की जगह लिखो L और A1 की जगह लिखो A, और L2 के जगह लिखेंगे ट्वाइस ऑफ L into A2। ये हो गया बाद का एरिया। थोड़ा इस जगह गिजगिजाया है तो हम इस A2 को फिलहाल मिटा देते हैं, ट्वाइस ऑफ L into A2। ठीक, सो यहां से L का टर्म और एक L का टर्म कट गया, इसलिए A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो शुरू में था डिवाइडेड बाय 2। सो यहां पे फाइनल कंडीशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इज इक्वल टू शुरू का एरिया A डिवाइडेड बाय 2। बोलिए, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये एकदम कॉमन है और ये आपको एकदम रटा जाना चाहिए। सर लंबाई जब डबल करेंगे ना तो एरिया जो है सो आधा हो जाएगा, लंबाई जब 3 गुना करेंगे ना तो सर एरिया जो है सो 1/3 हो जाएगा, लंबाई जब 4 गुना करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और लंबाई को यदि दबा करके हाफ कर दिए तो एरिया क्या हो जाएगा? डबल 2 टाइम्स, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल है, ये आपको एकदम दिमाग में सेट कर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो वायर का रेसिस्टेंस, अब कलर चेंज करते हैं। सो वायर का रेसिस्टेंस है R। सो कैन आई राइट R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो L डिवाइडेड बाय A।
किसी को कोई ऑब्जेक्शन? खोज लीजिए कहां लिख रहे हैं, जूम करके देख लो। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक। अब कहता है कि ये तो तुम निकाले रेसिस्टेंस, अब ये नयका वाला रेसिस्टेंस R फाइनल, R फाइनल, कैन आई राइट R फाइनल इज रो फाइनल इनटू लंबाई फाइनल बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनल। मगर रो फाइनल, अरे भैया तार खींचे तार थोड़े चेंज हुआ, कॉपर है तो कॉपर रहेगा। तो रो फाइनल इज नथिंग बट रो इनिशियल। लेंथ फाइनल इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ, यही तो दिखा रहे हैं। डिवाइडेड बाय एरिया फाइनल इज इनिशियल एरिया बट्टा 2, और ये नीचे से नीचे में 2 है, ये नीचे के नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। इसको रेड से करते हैं। सो ये वाला 2 को काट करके यहां पे 2 चढ़ाइए। सो फाइनली आ गया 2 2 जा 4, 4 अलग हो गया और ब्रैकेट के अंदर में आ गया रो कैपिटल L डिवाइडेड बाय A, एंड यू नो that rho L by A is initial length, so R final is 4 times initial length, तो resistance 4 गुना बढ़ जाएगा। The resistance of wire increases 4 times. स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। ले लिए? सबको लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए जरा वीडियो ऑन कीजिए, तो 1 मिनट हम तब तक रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। वीडियो ऑन कीजिए आप लोग सबको फटाफट। बढ़िया। आई कैन सी 2 ओम। क्या तुम गंजी पहनता है? कोई बात नहीं, कैमरा ऊपर करो, चेहरा दिखाओ, करो कैमरा ऑन करो ओम, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर कर दो। तो मेरे सामने में 1-2 नए चेहरे हैं, हम उनका थोड़ा फीडबैक लेना चाहेंगे। धीराज सिंह, सुप्रिया, तुम कैमरा के सामने हो, अब उतना बालूम समारोह मत, सब हमको दिख रहा है, बाकी किसी को दिखे चाहे नहीं। सोनू गमछी धोती, तुम लोग का अजीब हाल है। सिद्धांत उठ के बैठो, सिद्धार्थ सब एकदम परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं, बच्चा लोग क्या, पहले रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं।